उस लड़की ने मुझसे कहा कि हमें यहाँ पर कोई ना कोई देख ही लेगा, इसलिए हम चलो आगे चलकर कब्रों के दरमियान बैठकर गपशप करते हैं। और उसके बाद मैं उसकी बात सुनकर आगे चल पड़ा। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए और वो लड़की एक जगह रुककर कहने लगी चलो ये जगह ठीक है, हम यहाँ पर बैठकर ही गपशप करते हैं। उसके बाद वो लड़की मुझसे कहने लगी कि मुझे मालूम था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे, कल तुम भाग गए थे, आखिर क्या बात थी, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे थे। मैंने उसको पूरा वाकया बताया कि इस तरह मेरा दोस्त डर गया था और उसके बाद मैंने मेरे दोस्त की कही हुई बात भी बता दी कि वो कह रहा था कि ये कोई लड़की वड़की नहीं है बल्कि जिनजादी है। और मेरी बात सुनकर उस लड़की की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। तो वो कहने लगी ये लड़का तो बकवास कर रहा था, मैं इधर अपने चचा के साथ रहती हूँ, मेरे माँ बाप फौत हो चुके हैं और बहन भाई एक भी नहीं है। मेरा जो चाचा है वो मुझे बंद करके रखता है, इसीलिए मैं दिन को बाहर नहीं निकल पाती हूँ और फिर रात में जब सब लोग सो जाते हैं तब मैं चुपके से बाहर निकलकर आ जाती हूँ और फिर मैं यहाँ पर आकर अपना टाइम गुजारती हूँ। मुझे उसकी बातें सुनकर थोड़ा सा हौसला हुआ और फिर मैं भी उसके साथ बातें करने लग गया। तो फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा घर किधर है। तो वो कहने लगी कि ये मत पूछो यार, अगर मेरे चचा को जरा सी भी भनक लग गई तो तुम नहीं जानते कि मेरा क्या होगा और फिर हमारी मुलाकात कभी नहीं हो सकेगी। और हाँ, तुम्हें मिलना है मुझसे तो मैं तुम्हें रोजाना इसी वक्त यहीं पर मिलूंगी। और फिर हमारी ये रोजाना मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने ये बात अपने उन अय्याश दोस्तों से भी छिपा रखी थी और मैं रोज वक्त मुकर्रर पर वहां पर पहुंच जाता जहां पर वो मुझे मिलने वाली होती थी। और फिर जब वो हमारे सामने आती तो हम एक दूसरे से गले मिला करते और फिर गपशप शुरू कर देते। और इस तरह तकरीबन 1 महीना हमें मुलाकातों में गुजर गया। अब तो वो लड़की हर वक्त मेरे ज़हमो गुमान में छाई रहती थी और मैं हर वक्त उसी के ख्यालों में खोया रहता था। आखिरकार फिर एक दिन उस लड़की ने मुझसे कहा कि फारूक तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मेरा चचा मेरी शादी कहीं और कर देगा। मैं सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे तो बीवी बच्चे ऑलरेडी मौजूद थे। तो मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि मेरे बीवी बच्चे हैं और ये मसला है। और दूसरा, तुम्हारा क्या होगा। तो वो कहने लगी चचा को क्या मालूम कि मैं कहाँ हूँ और मैं तुम्हारे घर में रहने लगूंगी और तुम्हारे बीवी और बच्चों की अगर तुम्हें खैर है तो मैं उन्हें भी संभाल लूंगी। तो मैंने उससे कहा ठीक है, अब मैं कल इंतजाम करके ही आऊंगा। तो वो लड़की कहने लगी तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब कुछ मैं ही कर लूंगी और कल इधर ही हमारी शादी भी होगी। तो मैंने भी कह दिया ठीक है तुम ही कर लेना। और फिर वो हंसते हुए बोली कि अब से तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे और मेरा नाम शाजिया है। और उसके बाद हम वहाँ से उठे और अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन मैंने शादी की तैयारियां की और घर में और दोस्तों को भी उस लड़की के यानी कि उस जिनजादी के कहने के मुताबिक मैंने नहीं बताया। मैं अपने आप को उस वक्त बड़ा खुशनसीब समझ रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरी बीवी होगी। अब वक्त गुजारे नहीं गुजर रहा था और अब मुझे सिर्फ रात के 12 बजे का इंतजार था। आखिर जब रात के 12 बजे तो मैंने मोटरसाइकिल निकाली और सीधा वहाँ से कब्रिस्तान पहुँच गया। थोड़ी देर के बाद शाजिया भी आ गई और उसके साथ एक बूढ़ा सा आदमी भी मौजूद था। और वो जो आदमी था वो मुझे घूर घूर कर देख रहा था और उसके देखने से मुझे एक अजीब सा खौफ भी तारी हो रहा था। आखिरकार फिर शाजिया ने खामोशी को तोड़ा और उस बूढ़े शख्स से कहने लगी कि इस लड़के से मेरी शादी करा दो। उसके बाद उस आदमी ने बैठकर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। वो जिस जुबान में पढ़ रहा था वो जुबान ऐसी थी जिसे समझना नामुमकिन था मेरे लिए। तो पता नहीं कौन सी जुबान में वो कुछ पढ़ रहा था। आखिर में उसने कहा कि जब अब तेरा काम पूरा हो गया है तेरी शादी हो गई। और उसके बाद वो बूढ़ा इंसान वहां से चला गया। उसके बाद मैं शाजिया को लेकर अपने घर पर आ गया। उस वक्त मेरे सारे घर वाले सो रहे थे। उसके बाद मैंने घर वालों को जगाकर सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया कि ऐसा ऐसा मामला है। और घर वाले मेरी अचानक इस शादी यानी कि इस हरकत पर घबरा भी गए थे। अम्मी मुझे बुरा भला कहने लगी और मेरी बीवी ने भी रोना शुरू कर दिया और शोर से मेरे बच्चे भी जाग गए। अचानक से फिर शाजिया कमरे से निकलकर बाहर आ गई। मेरे बच्चे उसे देखकर अपनी माँ से चिमट गए और अम्मी शाजिया को देखकर बिल्कुल खामोश हो गई और खौफजदा भी हो गई, जैसे उन्होंने कोई डरावनी चीज देख ली हो। अम्मी को लेकर मेरी बीवी दूसरे कमरे में चले गई और मैं शाजिया को लेकर दूसरे कमरे में चला गया। मैंने शाजिया को बेड पर बिठा दिया और उसके बाद खुद दरवाजा बंद करने के लिए चला गया। और जब दरवाजा बंद करके वापस आया तो शाजिया को देखकर मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई, क्योंकि शाजिया बेड पर बैठी हुई थी घूंघट निकाले हुए और उसका सर कमरे की छत के साथ लग रहा था। और अब मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन मेरी टांगे अब पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी कि अचानक तभी शाजिया ने कहा कि क्या हुआ फारूक। मुझे होश आया और मैंने जैसे ही शाजिया की तरफ देखा तो वापस से वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में हो चुकी थी, यानी कि वो एक असली औरत की तरह ही लग रही थी और वो तो मुझे देखकर ही मुस्कुराए जा रही थी। मैं डरते डरते शाजिया के करीब गया और उसे जाकर थोड़ी देर पहले वाली उसकी खुद की हालत बताई तो वो मुझ पर ही जोर जोर से हंसने लगी। फारूक तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आज शायद कुछ ज्यादा ही पी ली है तुमने। न जाने उसके बाद मेरी नींद कब लग गई और मैं सो गया। सुबह उठा तो पता चला कि शाजिया बेड पर नहीं थी और दूसरे कमरे में जाकर देखा तो मुझे पता चला कि मेरी बीवी बच्चों को लेकर रात को ही अपने माँ बाप के पास चली गई है। उसके बाद मैंने अम्मी के कमरे की तरफ जाके देखा तो जैसे मानो मेरी सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई, क्योंकि मेरी वालिदा मेरी अम्मी बिस्तर पर बेसुध हालत में पड़ी हुई थी
और गले पर उनके खराश के निशान भी मौजूद थे। मैंने अम्मी को जाकर झंझोड़ डाला तो वो बेहोशी की हालत में उनकी मद्दी सी आँख खुली और आवाज़ निकली और वो नीम मुर्दा हालत में बोली, बेटे इस औरत को घर से निकाल दो वरना अच्छा नहीं होगा और हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इतना कहकर अम्मी गर्दन एक तरफ को ढलक गई और मैंने फिर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मेरी बात सुनकर साजिया भी कमरे में आ गई और फिर वो हैरान और परेशान नजरों से देखकर बोलने लगी, ये क्या हो गया फारूक? मैं शायद बहुत मनहूस हूँ फारूक, मेरे आते ही पूरे घर की ये हालत हो गई है। मैंने उठकर शाजिया को थाम लिया और कहा कि शायद अल्लाह ताला को यही मंजूर था शाजिया। अम्मी के फौत होने पर भी मेरे बीवी बच्चे जो ओरिजिनल बीवी बच्चे थे वो अभी तक घर वापस नहीं आए थे। मैं बीवी को लेने ससुराल भी गया मेरे तो मुझे सीधा सा जवाब मिल गया और मेरी ही बीवी ने मेरे साथ आने से सख्ती से इनकार भी कर दिया और फिर मुझसे बोली कि आइंदा मेरे बारे में सोचना ही मत, मेरा तो सोचना भी मत। अब घर में सिर्फ मैं और शाजिया हुआ करते थे और हमारे मोहल्ले में मौत हर वक्त नाचती रहती थी। पता नहीं चलता था कि आज रात किसकी बारी है क्योंकि रोज मौतें हो रही थी। एक दिन का जिक्र है कि मैं सो रहा था तो देखा मैंने कि शाजिया के मुंह पर खून लगा हुआ है। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी का खून पीकर आई हो। मैंने शाजिया को उठाया और फिर उसकी हालत के बारे में पूछा तो वो हंसकर बोली, ये केचप है फारूक, मैंने तुम्हें डराने के लिए इसे मुंह पर लगा लिया था। जब मैंने गौर से देखा तो वो वाकई केचप था, लेकिन मेरा दिल फिर भी नहीं मानता था क्योंकि अब मुझे भी शाजिया से खौफ आने लगा था, लेकिन मैंने उसे कभी एक बात महसूस नहीं होने दी। एक रात अचानक मेरी आंख खुली तो ऐसा खौफनाक मंजर देखकर मेरे तो बदन के रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि शाजिया की जगह मेरे पास ही बिस्तर पर एक बहुत बड़ी चमगादड़ पड़ी हुई थी। अचानक मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई और जब मेरा हाथ बहाल हुआ मैं होश में आया तो अब उसी चमगादड़ की जगह मेरे करीब ही शाजिया लेटी हुई थी। शाजिया मेरी इन बातों से अच्छी तरह भांप चुकी थी कि मुझे उसकी असलियत के बारे में पता चल गया है और मैं उसकी असलियत जान चुका हूँ कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई खलाई मखलूक है या कोई रूहानी मखलूक है जो मेरे साथ बंधी हुई है। और जब उसे ये मालूम पड़ गया तो वो जोर जोर से कहकहा लगाकर बोली, हंसकर बोली कि मुझे मालूम है कि अब तुम्हारे साथ क्या करना है, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर ही मारूंगी, देख लेना, क्योंकि तुमने कई लड़कियों की जिंदगी खराब की और नाम दे दिया उन्हें इश्क का। मैं उसकी शक्ल देखकर खौफ से वहीं पर बेहोश हो गया और जब उसके बाद मुझे होश आया तो शाजिया वहां से गायब थी। मैंने उससे जान छुड़ाने के लिए अपना घर बेच दिया, सारा सामान बेच दिया और अब ये खंडर जिसमें हम बैठे हुए हैं दोस्त, यही मेरा घर है और मुझे महकमे वालों ने यानी कि दफ्तर वालों ने भी नौकरी से निकाल दिया। और अभी तक जो मैं जिंदा हूँ कय्यूम, वो भी इस तावीज़ की वजह से जो मेरे गले में तुम्हारे सामने ये मौजूद है, इसी की वजह से मैं बचा हुआ हूँ और जिंदा हूँ। एक पीर साहब ने ये तावीज़ मुझे दिया था। और इतना कहकर फारूक ने तावीज़ उठाकर गले से जमीन पर रख दिया। अभी फारूक का बस तावीज़ उतारना था कि अचानक से किसी नादीदा मखलूक ने आकर फारूक को गले से पकड़कर जमीन से उठाया और जमीन पर उठाकर पटक दिया, जिसे देखकर मैं तो सहम सा गया और हैरान सा रह गया। और अब मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं। तभी फौरन मेरे दिमाग ने काम किया और मैंने उठकर वो तावीज़ सीधे फारूक के हाथ में पकड़ा दिया। उसकी हालत काबिले दीद थी। होश आने पर उसने बताया कि यही मेरी जिंदगी है, पता नहीं मेरे दोस्त कय्यूम में किस गुनाह की सजा भुगत रहा हूँ। मैंने उसे मशवरा दिया कि तुम उन पीर साहब के पास जाओ जिन्होंने तुम्हें तावीज़ दिया था। तो फारूक कहने लगा कि मैं उन पीर साहब के पास कई मरतबा गया, लेकिन अब वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है और अब तो बस मैं मौत का इंतज़ार करता हूँ। और उसके कुछ सालों बाद फारूक बेमौत मारा भी गया।